अस्सलाम वालेकुम सलाम सलामत साहब। सर की हाल चाल ने ठीक हो? पाठ मजे ताबेदार। शुरू तो नहीं कीता कुछ हले? नहीं, ये सिर्फ शुरू ही कीता है, सवाल नहीं शुरू कीता। अच्छा चलो सही है, करो फिर। गला बात तो लगे। सही सही, चलो करो फिर। मैं मैक बंद करने लगा जरा। एंजॉय करो जी, एंजॉय करो। अच्छा, ये हमारे पास आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है। जी जी आ रही है। बिस्मिल्लाह। डबलिन फोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास, ये हमने डिजाइन करना। उसमें एरिया ऑफ स्टील जो उसने दे दिया, जो स्लैश में आएगा वो आपका कंप्रेशन का, जो सिंपल है वो टेंशन का। डी भी दे दिया। जो डी डैश आता है ये आपका डेप्थ फ्रॉम टॉप आती है आपकी। जैसे हम डेप्थ फ्रॉम बॉटम लेते हैं ना, अगर मैं एक मिनट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन यूजुअली बॉटम पे नहीं होती, बॉटम से डेप्थ नहीं लेते हैं हम लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हम जो सिंपल डी लेते हैं ना, बिल्कुल। सिंपल डी हम इसी तरह लेते हैं। ये देखो, ये आप टॉप से जाके ये इस बार के सेंटर तक, ये आपका सिंपल डी है। कवर से ऊपर अब ऊपर तक। और अब अगर आपकी रिइंफोर्समेंट आ रही है इधर, तो जो टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये होगा डी डैश। सही हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटी वाले और लॉगिन से आते तो फिर हम ये जो भी होस्ट होता है वो ऊपर एडिट नहीं कर सकता। जो फैकल्टी की आईडी होती है सिर्फ वही एडिट कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप न्यू अकाउंट से लॉगिन करें। समझ आ गई होगी अब उसकी वजह क्या थी। जी जी ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाएं। अब हमने कैलकुलेट करना है। उसने हमें एनालिसिस में दो ऑप्शंस दे दिए हैं। सी आपका 20 मेगा पास्कल का, डी उसने दे दिया, और एक दूसरे केस में सी 35 और डी दे दिया उसने। ये उसने दोबारा सारे का सारा एरिया वो निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। अच्छा, ये जितने भी रोज है ना, मेरा नहीं ख्याल इनको कैलकुलेट करने की जरूरत है। ये अब हमारे यूज में आते ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा वहां से पीछे आ जाएंगे। असल आपका सवाल शुरू करना आपने यहाँ से। सबसे पहले आप एक कैलकुलेट करोगे, ए आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप करते हो सी कैलकुलेट। सी आपके पास होता है ए ओवर बीटा। बीटा की वैल्यू सी 20 कंक्रीट के लिए 0.85 है। ये बीटा की वैल्यू का आप लोग समझ लेना, क्योंकि अभी आपके सवाल में दो केस हमारे पास, एक 35 वाला और एक 20 वाला। हर 7 मेगा पास्कल के इंक्रीज के ऊपर आपकी बीटा की वैल्यू 0.05 डिक्रीज करती है। आगे जब दोबारा अगले केस में हम बीटा की वैल्यू देखेंगे, उसमें आप 0.8 नजर आएगी। वो उसकी रीजन यही है, हर 7 मेगा पास्कल के इंक्रीज के ऊपर आपकी बीटा की वैल्यू 0.05 डिक्रीज कर जाती है। यहाँ से आपने सी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने ई वाई कैलकुलेट करना, और ई वाई को कैलकुलेट करके आपने टेंशन और कंप्रेशन कंट्रोल का यहाँ पे चेक लगाना। ई वाई आपके पास सिंपल होता है, ग्रेड ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 200,000 फिक्स आपके पास 2 लाख वैल्यू। एफ वाई आपके पास गिवन होता है। एल आर एफ डी में या दूसरे भी जितने भी गाइड मैनुअल्स हैं पेपर में, आपके पास जितना भी एफ वाई आएगा वो 420 आएगा। बुक में जेड सिद्दीकी साहब ने 250 भी यूज किया है, लेकिन पेपर में 420 आता है। आप लोग प्रैक्टिस करें तो ये जेन में रखा करें कि फिर ई एफ वाई की डिफरेंट वैल्यूज रख के यूज किया करें उसको। अच्छा, उसके बाद ई एस हमने फाइंड करना है। ई एस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, डी आपने टेंशन वाला ही लेना है जो बॉटम बार तक होता है, माइनस सी, ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू आपकी ई वाई से अगर बड़ी है तो आपके पास आता है टेंशन कंट्रोल। आपको टेंशन इज यील्डिंग, इसका यही मतलब है कि आपने अब इसको टेंशन कंट्रोल सेक्शन के ऊपर जाकर डिजाइन कर देना। अच्छा, इसमें दो चेक हैं, ई वाई एंड 0.005। इन दोनों से इसका बड़ा होना जरूरी है। अगर एक से भी छोटा है तो वो आपके कंप्रेशन में चला जाएगा। एक्सक्यूज में एक बात होता है, डब्ल्यू में तो हमेशा जो स्टील जो होता है नीचे वाला होता है वो यील्ड नहीं करता है। स्टील इन टेंशन हमेशा यील्ड नहीं कर रहा होता, इसमें तो ये कंडीशन पड़ी है। अच्छा, चले चले एक मैं थोड़ी सी गलती एडमिट कर लेता हूँ। पहले बताना चाहिए था आप लोगों को कि हमें इस सारे चीज की, इस सारे की जरूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर 3 पढ़ा उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जी सिंगल जो रिइंफोर्समेंट है हम बॉटम पे दे रहे हैं,
जी वो एक ऑर्डिनरी केस है। ये डबली रीइंफोर्स्ड का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप किसी भी पार्किंग गराज में चले जाओ, एम्पोरियम चले जाओ, वहां पे जो आप बीम की थिकनेस देख रहे हैं वो 1-1 फीट का कम से कम 12 इंच या इससे बड़ा बीम होता है। आप में से जो लोग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाई ट्रैवल करेंगे, लंदन वगैरह चले जाएं, लंदन की एग्जांपल ये इस टाइम मेरे ज़हन में, जब वो अंडरग्राउंड सबवे बनाते हैं तब आपके पास जो क्लियर हाइट है वो बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है। तो वहां पे फिर आप लोगों की मजबूरी बन जाती है कि आप 1 फीट का 1.5 फीट का आप लोग वो बीम नहीं दे सकते। तो बीम जब हम नहीं दे सकते होते, फिर हम ये करते हैं कि हम बीम में रीइंफोर्समेंट बढ़ा देते हैं, हम उसको क्राइटेरिया सख्त कर देते हैं, उसको कंप्रेशन में भी बार्स देते हैं और टेंशन में भी बार देते हैं। एक तो उसका डबल फायदा होता है कंप्रेशन में बार्स देने का, एक तो ये फायदा कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दूसरा ये कि कंप्रेशन में भी वार्निंग टाइम बढ़ जाता है। आप लोग पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है, आप लोगों ने बिल्डिंग्स देखी नहीं 5 मंजिला 10 मंजिला, जब आप फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देता हूँ, 50 स्टोरी बिल्डिंग है और हर एक का बीम आ रहा है 2 फीट का, अगर हम चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग डिजाइन करें 24 इंच का, ठीक हो गया। अगर वो 24 इंच का बीम आ रहा है, वो तो स्लैब से, आपकी स्लैब से नीचे 1.5 फीट बीम लटकता रहेगा, उसने 1.5 फीट आपकी क्लियर हाइट खत्म कर दी। अब वो 50 स्टोरीज में आप 50 मल्टीप्लाई पर 1.5 फीट करें, वो आपके पास कम से कम कोई 150 फुट जगह बन जाती है जो उसने कैप्चर कर ली। 150 फीट का मतलब ये है कि 10 फीट में आपकी एक बिल्डिंग आती है, एक क्लियर स्टोरी हाइट आती है। तो इस तरह हम हाई राइज बिल्डिंग्स में उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए ये हमारी मजबूरी बन जाती है इस तरह के काम करने की। अब आप लोगों को समझ आ गया कि जो सिंगली रीइंफोर्स और डबली रीइंफोर्स की हमें असल में जरूरत क्यों पड़ती है। आपको समझ आ गई। हाई राइज की वजह से यानी कि आपने डेप्थ आपकी लिमिट होती है, लिमिट करनी पड़ती है आपको, उसकी वजह से आप स्टील उसमें प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा कंप्रेशन जोन में भी। जब भी हम क्लियर हाइट की बात करते हैं, क्लियर हाइट का मतलब ये होता है फर्श से लेके छत का हिस्सा जो जी आपका फर्श वाली साइड पे अंदर वाली साइड पे है। जी अगर मैंने नॉर्मल डिजाइन किया है कि जो मेरे घर की छत है वो आ रही है फर्श से लेकर छत तक का डिस्टेंस है 10 फीट का, लेकिन अगर उसमें 1.5 फीट नीचे बीम लटक रहा है तो मेरी क्लियर हाइट तो कम होगी ना, जी वो तो 8.5 फीट होगी। अगर कोई मैंने पार्किंग गराज बनाया, अब उसमें लोडर गाड़ियां भी आती हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है, वो तो एक तरह से मसला हो गया, वो गाड़ी अंदर नहीं आ सकती या इस तरह के इश्यूज। तो उनको काउंटर करने के लिए, बीम की हाइट को कम करने के लिए, थिकनेस को कम करने के लिए हम ये डबली रीइंफोर्समेंट वाली साइड पे जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि ई वाई आप एक फाइंड करेंगे, इसको आप आगे चेक करेंगे ई एस ये सिग्मा जो भी आप इसको बोल लो, पार्शियल एस के साथ या पार्शियल एस डैश के साथ हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, जब ई वाई आपने फाइंड कर लिया, ई एस आपने टेंशन के लिए फाइंड कर लिया, अब ये ई वाई से भी बड़ा होना चाहिए और 0.005 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये किसी एक से भी छोटा है तो आपका वो कंप्रेशन में चला जाएगा, वो टेंशन स्टील इज यील्डिंग की ऑप्शन नहीं आएगी, ये आपने नहीं करना फिर। अच्छा, सेकेंडली हम अपने ई एस डैश फाइंड करना है। ई एस डैश हम इसका भी फॉर्मूला उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है कि पिछले वाले फॉर्मूले में हमारे पास डी माइनस सी है और यहाँ पे सी माइनस डी डैश है, तो बिल्कुल इसी तरह वो भी कर देना। और ये भी अगर ई वाई से बड़ा है तो कंप्रेशन स्टील इज यील्डिंग है, अगर ये ई वाई से छोटा है तो वो टेंशन में चली जाएगा। अभी इस केस के अंदर हमारे पास कंप्रेशन स्टील भी यील्ड कर रहा है और टेंशन स्टील भी यील्ड कर रहा है। आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है, अगर आप कहीं भी ये लिखा देख लो ना कि कंक्रीट इज यील्डिंग, चाहे वो टेंशन का चाहे वो कंप्रेशन का, तो वो कभी भी फिजिबल नहीं। मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कहा कि कंक्रीट को कभी भी यील्ड नहीं कराना। कंक्रीट यील्ड हो गया तो वो सडन फेलियर होगा, सडन फेलियर का मतलब ये है कि लॉस ऑफ लाइफ है। हम डिजाइन में एक इंजीनियर के लिए लॉस ऑफ लाइफ से बड़ी उसकी जिंदगी के लिए लानत कोई नहीं है कि अगर उसकी डिजाइन की हुई बिल्डिंग से किसी की जान चली जाए, हम एटलीस्ट इवैक्यूएशन टाइम देते हैं। तो जब भी आप जहां भी देखोगे, जो भी आपका चेक ओके आ रहा है या नॉट ओके आ रहा है, तो हमने वहां पे आप हमेशा देखोगे स्टील इज यील्डिंग ही आएगा हमेशा। टेंशन में भी अभी पीछे भी देख लें, मैं मार्क कर देता हूँ, टेंशन स्टील इज यील्डिंग, और अगले वाले केस में भी हमारे पास बिल्कुल कंप्रेशन स्टील इज यील्डिंग। कंक्रीट का आप लोगों ने लिखना भी नहीं है और ना ही उसके हवाले से आप लोगों के ज़हन में कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की थी, अब ये आपकी बुक का फॉर्मूला नंबर 9 है, चैप्टर 4 में फॉर्मूला नंबर 9 है, क्योंकि हमारे दोनों स्टील यील्ड कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास एरिया ऑफ स्टील भी है, ए एस डैश भी है, और आपके पास डी भी है। ए आप लोगों ने फाइंड किया हुआ था, एरिया ऑफ स्टील फॉर कंप्रेशन जोन भी था, एफ वाई भी, और ये 2 डी भी आपके पास है। अब आप लोगों ने इस फॉर्मूले में देख लिया कि पिछले वाली स्लाइड्स में जितना भी उसने रो फाइंड किया था, रो उसने कहीं भी यूज नहीं किया,
ना ही वो उसके चेक को कंसीडर करता है। अगर वो रो के चेक को कंसीडर करे तो वो आगे ई एस और ई वाई के चेक क्यों लगाए? ठीक हो गया? ये तो समझ आ गई है जरूरत क्यों सबको? पेश आई थी, जरूरत क्यों पेश आई थी रो फाइंड करने की? वो हम उनको आप इस तरह समझ लें कि असल हमारा चेक यही होता है, वो एज अ कंफर्मेशन पहले हम उसको छोटे चेक को समझने लगा लेते हैं, एंड के ऊपर हम डिसीजन इसी चेक का मानते हैं। अब अगली स्लाइड्स में देखेंगे उसमें लिखा भी हुआ होगा कि रो वाला तरीका हर दफा करना जरूरी नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हम पेपर में रो वाला तरीका फाइंड करके ही नीचे आए। हमने रो फाइंड ही नहीं था किया, क्योंकि आपका जो भी काम हो रहा होता है वो इस चेक से हो रहा होता है। ये हमारे पास यहाँ पे दोनों स्टील यील्ड हो रहे थे, तो ये मेरे पास दोनों ये आ गए, और ये मैंने यहाँ से कैपेसिटी फाइंड कर लिया। अब अगर हम दूसरे केस की तरफ जाएं, पहला केस समझ आ गया ना सबको? अब केस 2 में उसने सिर्फ हमारे पास जो डी थी वो कम कर दिया। डी पहले डी बहुत ज्यादा था, अब उसने डी और कम कर दिया। बाकी सारे का सारा डाटा आपका सेम है। देखो उसने दोबारा ये सारा रो, मैं ये रो फाइंड कर लिया, रो डैश भी, एफसी प्राइम भी उसने फाइंड कर लिया। अच्छा, पहले एफसी प्राइम आप लोगों के पास क्या था? 20 मेगा पास्कल था, और अब आपके पास ये 28 है। ये भी रो मैक्स भी फाइंड कर लिया, लेकिन आगे इसका वो ये देखें, किधर गई एक स्लाइड्स में मैंने देखा था, कंप्रेशन स्टील, वो मेरे ख्याल अगली एग्जाम। ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास, दिस मीटिंग हैज नो लॉन्गर टाइम। ओके जी, मेहरबानी। अच्छा, ये देख लो आप लोग, ये जो मैं बात आपसे कर रहा था, जो रो वाले साइंस है, कंफर्मेशन ऑफ अबव रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज नीडेड। हमने हमेशा वो काम करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट ए और सी के ऊपर चलते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। हम अभी केस 2 देख लेते हैं एक दफा, यहाँ से पीछे से कुछ चीज मिस ना कर दी हो हमने। ये सारे रोज जरूरी नहीं है फाइंड करना, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया सारा। फिर भी अगर कोई अपनी उसके ऊपर एफिशिएंसी के ऊपर करना चाह रहा है तो उसके लिए वो अच्छी चीज है। अच्छा, कंसीडर बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील्स टू बी यील्डिंग, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन। अच्छा, ये चीज जरूरी होती है जब भी हम, मैंने पिछले आपको बताया नहीं, जब आप इस तरह का डबली रीइंफोर्समेंट का काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप यही कंसीडर कर रहे होते हैं कि दोनों के दोनों स्टील यील्ड कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख दो, वरना आप लोगों को वैसे ये पता होना चाहिए कि जब भी डबली रीइंफोर्समेंट का काम हम कर रहे हैं तो हम शुरू में ज्यूम यही कर रहे हैं कि दोनों यील्ड कर रहे हैं। दोनों यील्ड करने के बाद मैंने ए फाइंड कर लिया, ए से सी फाइंड कर लिया। अब ये देखो जो मैं बात आप लोगों से कर रहा था, अब ये 0.8 यूज किया। पहले हमने 0.85 यूज किया था, अब हमने बीटा 0.8 यूज किया। ये आप लोग ज़ेन नशीन कर लो, मैंने पहले भी बताया था 20 मेगापास्कल के लिए 0.85 फिक्स है, और कुछ बुक्स में 0.28 मेगापास्कल के लिए भी 0.85 ही है। उसके ऊपर जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, हर 7 के मेगापास्कल के इंक्रीज के ऊपर आपकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज करती है। ये बीटा की वैल्यू 0.8 से डिक्रीज कर जाती है। सॉरी यार, मिक्स हो गया। पहले हर 7 मेगापास्कल के इंक्रीज के ऊपर एफसी प्राइम अगर 7 मेगापास्कल इंक्रीज हो तो बीटा की वैल्यू 0.05 डिक्रीज करती है। पहले बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास थी 0.85 और अब 0.8 हो गई है। फिर उसी तरह आप लोगों ने ई वाई फाइंड कर लेना, फिर ई एस फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपकी वैल्यू उसने उसी के चेक के साथ लगाया हुआ है, टेंशन स्टील इज यील्डिंग। वो कंप्रेशन स्टील का वो चेक लगा रहा है ई एस डैश, और वो कह रहा है कंप्रेशन स्टील इज नॉट यील्डिंग। तो अब हमने फार्मूला नंबर आपकी बुक में मेरे ख्याल में फार्मूला नंबर 13 है ये भाईजान। जी जी, ये हमें अलग अलग दोनों का चेक करना है कि टेंशन स्टील भी यील्ड कर रहा है और कंप्रेशन भी यील्ड कर रहा है, दोनों को मतलब मेक श्योर करना जी। दोनों को आसान तरीका आप लोगों के लिए, आप लोगों ने दोनों के जो आपके आंसर आएंगे आपने उसको एक चीज के साथ इवेलुएट करना है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास एक है, वो है ई वाई। फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए मुश्किल पेश आए। फॉर्मूला पीछे भी आप लोगों को दिखाया था मैंने,
फार्मूला ये छोटा सा फार्मूला आपके पास, एक फार्मूला ये है टेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए फार्मूला ये है, जो कि जुबानी याद हो जाते हैं, डी माइनस सी ओवर सी, सी माइनस डी डैश ओवर सी। ठीक हो गया जी। और ये उसकी चेक की कंडीशन है, ये बड़ा आना चाहिए टेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए उसका छोटा आना चाहिए। वो जो आप लोग चेक लगाते हो 3/5 का या 0.375 या सी ओवर डी टी, वो चेक भी ठीक है, अगर आप उन पे जाना चाहते हैं वो भी ठीक है। अच्छा अब इसको बुक में इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इसको एक चीज क्लियर होगी थी कि आपका टेंशन यील्ड कर रहा है, कंप्रेशन यील्ड नहीं कर रहा। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी ना सबको? ठीक हो गई है। यार कोई एक बंदा हो अपना गई है, माइक हो गई ऑन है। रखे यार, बताया करे ठीक है, क्लियर है। फिर इससे ये हो जाता है, मैं प्रोफेशनल बंदा तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि जो मैं बता रहा हूँ किसी एक को तो समझ आ गया, वो तो फिर आप क्लास खुद कर सकते हो। जी यस सर। हाँ जी सर बासित। आगे समझ बोलो, मैं कह जी आगे समझ बोलो, बोलो आगे। अच्छा उसके बाद इसको कंफर्म हो गया था, ये इसने एक्स्ट्रा एक स्टेप किया हुआ कि ये ए की वैल्यू रिवाइज करके दोबारा से चेक कर रहा है कि क्या कंप्रेशन भी यील्ड हो रहा था कि नहीं था हो रहा। ये एक तरह से आप ये समझ लें कि ये वाला जो स्टेप ये कर रहा है ना अभी, ये एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तौर पे कर रहा है कि वो ए की वैल्यू रिवाइज करके थोड़ी सी वो दोबारा चेक करने की कोशिश करेगा कि हमारे पास कौन सा सेक्शन यील्ड कर रहा है और किसमें कर रहा है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बुक में किया हुआ, अगर अब आपका ऑनलाइन वाला सीन है तो आप लोग रिस्क इतना ले नहीं सकते। हम तो पहले ही जाते थे टीचर्स के रूम में जाकर बहस कर ली, कोई सीन हो गया, अभी तो वो सीन आप लोगों के पास नहीं है, तो बेहतर है कि आप लोग कर लेना। आप लोगों ने एफएस फाइंड करना है, अभी ये कंप्रेशन में यील्ड नहीं था हो रहा, ये कंप्रेशन के अगेंस्ट ही ए की वैल्यू चेक करेगा। और आगे भी आप डिजाइन में भी देखोगे, जब भी कंप्रेशन में यील्ड करेगा तो फिर हमने ए की वैल्यू रिवाइज करनी ही होती है। लेकिन अभी ये यील्ड नहीं भी था कर रहा कंप्रेशन में, तो इसने फिर भी उसको रिवाइज कर दिया। तो हमारा आर्गुमेंट यही था और इसी के ऊपर जाके हमने काम नहीं था किया। अब ये एक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला उसने यहाँ पे दिया हुआ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके आपके पास ए का एक आंसर आ जाता है, सिर्फ फिर आप उसी से सी फाइंड कर देते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको अपने फॉर्मूला शीट में भी लिख सकते हो, और यहाँ इसको वैसे याद करना वैसे याद कर लो। ये इसी की बेस के ऊपर आपने, ये सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके पास, और जो कि उसने ये बनाई भी हुई है। आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। ये वाली इक्वेशन सिर्फ एफ वाई अगर हमारा 300 है उसके लिए वैलिड है ना, अगर 420 हो जाती है फिर तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। कौन से वाली इक्वेशन? ए स्क्वायर ये वाली, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 64। वहां पे चेंज क्या आएगा मैं बता देता हूँ। ये आप लोग क्या करोगे, ये 300 की जगह 400 लिख दो। एफ वाई की वैल्यू चेंज करनी है ना जी। बस। तो बस यहाँ पे करनी 300 पड़ेगी की ना जगह फिर सारी। 400 आ जाएगा। इक्वेशन या फाइनल तो नहीं है ना हमारी ए स्क्वायर वाली, हमें ऊपर वाली यानी कि दोबारा करनी पड़ेगी आपको। हाँ आप सही कह रहे हो, आपने जब भी इक्वेशन लगानी है वो ये वाली इक्वेशन लगानी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये जो मैंने दूसरे वाला आप लोगों को बताया था कि ये इक्वेशन बनती है, ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह कैलकुलेटर में पुट करनी है। क्योंकि आप लोग का एरिया ऑफ स्टील भी कभी भी सेम ये वाला नहीं आएगा जो यहाँ पे 558 है, जो यहाँ पे 3060 है। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना कि आप लोगों को एक वो हाउ नो हो जाए कि इस तरह की इक्वेशन बना के हमने इसको इस फॉर्म में ला के कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको पास वहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी तरह फिर आपने सी फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद उसी तरीके से नया सी फाइंड कर लिया, ये आपका वही फॉर्मूला डी माइनस सी ओवर सी, और फिर ये नीचे वाला आप उसने यहाँ पे टेंशन का कंफर्म हो गया, उसको दोबारा आपके पास वही आ गया कि टेंशन स्टील इज यील्डिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने तौर पे ई एस डैश फाइंड करके देख लेना कि वो भी यील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने किया था अपने दौर में, मुझे भूल गया, उसका आंसर मैंने बुक पे लिखा नहीं था, तो आप लोग चेक कर लेना। और वो आएगा कि वो यील्ड नहीं कर रहा। अगर यील्ड कर रहा होता तो यहाँ पे फिर वो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा। भाईजान ये दोनों में से एक ही यील्ड कर रहे होते हैं एट अ टाइम, या दोनों इकट्ठे भी यील्ड कर सकते हैं?
जो आप मेरे ख्याल में लेट आए हो, जो पिछले वाला केस था उसमें दोनों यील्ड कर रहे थे एट अ टाइम। उसमें अगर दोनों यील्ड कर रहे हो तो डिफरेंस क्या आता है, चलें इसी पे बात कर लेते हैं। थोड़ी बंदा लेट आ गया, लेकिन चलो तुम लोगों का सबका रिवाइज हो जाएगा। अगर दोनों यील्ड कर रहे हो, यहाँ पे मेरे पास आएगा टेंशन स्टील इज यील्डिंग, कंप्रेशन स्टील इज यील्डिंग। ये काम करने के बाद आप अपनी बुक के पेज नंबर, मैं बता ही देता हूँ, अब स्लाइड्स में फॉर्मूला ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बुक का पेज नंबर है आपका, बुक का पेज है 122, फॉर्मूला नंबर 9। जी जी। जब दोनों यील्ड करेंगे फिर आपने वो लगाना है। और जब कोई भी एक यील्ड कर रहा हो, चाहे वो टेंशन का है चाहे वो कंप्रेशन का है, जब कोई एक यील्ड कर रहा है फिर आपके बुक का फॉर्मूला नंबर 13 है, पेज 123 के ऊपर। ठीक हो गया? ओके। मेथड में स्लाइटली डिफरेंस ये है कि जब आपकी कंप्रेशन यील्ड कर रहा होता है तो तब आपने ए की वैल्यू रिवाइज करनी होती है, वो भी डिजाइन में जाके करनी होती है, इधर तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। यार ये अभी हम किधर थे, हाँ इधर ही थे। आपके पास सिर्फ टेंशन स्टील यील्ड कर रहा था, कंप्रेशन यील्ड नहीं था कर रहा, तो आपने जो भी कोई एक यील्ड करा आप लोगों ने उसका फॉर्मूला लगा लिया। ये आपके बुक के ऊपर केस नंबर 2 लिखा हुआ है, पेज 123 के ऊपर, 1 और 2 स्टील्स आर नॉट यील्डिंग। कोई एक यील्ड कर रहा हो या दोनों यील्ड ना कर रहे हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। अगर आपके यहाँ पे चेक में आ जाए ना दोनों स्टील यील्ड नहीं कर रहे, ना टेंशन का ना कंप्रेशन का, फिर भी आपने सेम यही फॉर्मूला लगाना। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद आप अपनी मूवमेंट की कैपेसिटी निकाल देंगे, मूवमेंट की कैपेसिटी आप मेंशन कर देंगे और आपका ये एनालिसिस का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे डिजाइन का काम है, वो भी अभी कर लेते हैं। जूम में शायद गिफ्ट दिया हुआ है मेरे ख्याल है, अनलिमिटेड टाइम वाला। हाँ वो अभी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ने पे किया या क्या सीन किया, या उन्होंने वैसे फ्री कर दिया। जूम वालों ने यूनिवर्सिटी को दिया था हमारे एक दिन के लिए, आज से फिर टीचरों का दोबारा 40 मिनट आ गया। नहीं यार वो अपडेट हो गई है, टीचरों ने पता नहीं कुछ किया, क्योंकि देखो हमारी मीटिंग में तो चल रही है ना, अब ये देखो अभी 40 से अब मैसेज हो आया, गया। जूम का मैसेज आया हमें भी, एक गिफ्ट मिला है हमें अनलिमिटेड टाइम का। हाँ ये अभी आया था नोटिफिकेशन। कब टीचरों तक? को भी मिला होगा मेरे ख्याल है, एक लेक्चर के लिए। एक ही लेक्चर हुआ उनका अनलिमिटेड टाइम, उसके बाद उनका 40 मिनट आ गया। ठीक है, अब दूसरी फाइल पे चलें क्या? इसी में अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा ये भाईजान आपने हमें 2 केस कवर करवाए हैं। ये आपको डबली रीइंफोर्स के 2 केस करवाए हैं, जिस एक केस ये किया जिसमें दोनों यील्ड कर रहे हैं और एक केस ये किया जिसमें कोई एक यील्ड कर रहा है। तो ये इसके पास टोटल 2 ही केस होते हैं ना, कि दोनों में से एक ही यील्ड कर रहा होता है या दोनों यील्ड कर रहे होते हैं? केस इसके 3 होते हैं, फॉर्मूलाज हमारे पास 2 हैं, या दोनों के दोनों यील्ड कर रहे होंगे, या दोनों में से कोई एक यील्ड कर रहा होगा, या कोई भी यील्ड नहीं कर रहा होगा। 3 होते हैं टोटल केस। केस 3 होते हैं, लेकिन हम केस 3 को भी एज अ 2 में डिवाइड कर देते हैं ना। मैंने आपसे आपके पेज बुक के पेज नंबर बताए हैं, आप लोग वहां से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। कोई आप में से अगर आप भी बुक खोलना चाहता है तो वो खोल ले। मैंने पीडीएफ बनाई थी लेकिन वो मैंने पेज के अंदर ऐड नहीं की है। स्क्रीन ऑटो रोटेट आप लोग अपने मोबाइल से उसको जूम कर सकते हैं। यार मेरे पास इधर ऑटो रोटेट का ऑप्शन नहीं है, आप लोग अपने आप को वहीं से खुद कर लो यार। मोबाइल आप करेंगे ऑटो रोटेट के ऊपर तो अपने आप चला जाएगा वो।
रोटेट कर रहे हैं मोबाइल। अच्छा, अब अगर आगे चलते हैं, पेज नंबर आपने 122 और 123 खुद से देख लेना। उसके ऊपर आप लोगों के पास ये केस मेंशन किए हैं, केस 1 और केस 2। केस 2 में दोनों या कोई एक यील्ड, दोनों यील्ड नहीं कर रहे होंगे या कोई एक यील्ड करेगा, और केस 1 के अंदर आपके पास दोनों यील्ड कर रहे हो। ठीक है। अब हम डिजाइन के क्वेश्चन पे चलते हैं, लेक्चर नंबर आपका जो 14 है। ये आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है डबली रीइंफोर्स के डिजाइन की। इसमें आपके पास दो ऑप्शन, दो केसेस दिए हैं। एक में आप उसने आपको लिमिट किया हुआ है रो के साथ, और दूसरे में एरिया ऑफ कंप्रेशन आपके पास मिनिमम होना चाहिए। 420 स्टील ग्रेड, C20 कंक्रीट ग्रेड, और दिस स्पैन लेंथ आपको उसने डिफ्लेक्शन कंट्रोल दिया हुआ है L/12 का, और विड्थ उसने आपको दे दिया 300 मिलीमीटर की। के मिनिमम टेंशन स्टील, मैक्सिमम टेंशन स्टील रेशियो, द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन स्टील। अच्छा, ये एक है कि अगर आप लोग टेंशन की जो मिनिमम मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं तो कंप्रेशन में खुद ही वो मिनिमम कंसीडर हो जाती है। तो आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेंथ उसने हमें 6 मीटर दी हुई है, वी यूज हमारे पास 70 किलो न्यूटन है, बी उसने हमें 30 दिया हुआ है 300 मिलीमीटर। अज्यूम द डेप्थ ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द स्टील। अच्छा, जो डी डैश आपके पास होता है ना टॉप लेयर में, आप लोग इसको ज्यूम कर सकते हो 50 से कोई बड़ी वैल्यू कर लो, 60 65 के ऊपर नहीं जाना। इसने यहाँ पे 58 ज्यूम की है, आप लोग इसको 60 ज्यूम कर लो। पेपर में भी एक ही चीज जैसे प्रैक्टिस करोगे फिर एक ही वैल्यू पे चलना, कंफ्यूजन नहीं होती। जिस तरह हमारे पास क्लियर कवर कंफर्म होते हैं, कॉलम के अंदर हम लेते हैं क्लियर कवर 40 का, स्लैब में हम लोग 20 का क्लियर कवर ले लेते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है कि आप लोगों ने डबल इनफोर्स में क्लियर कवर अपने तौर पे कांस्टेंट वैल्यू रख लो कि वो हमने 60 लेनी है। बुक में उसने जूम की हुई है को 58 60 समथिंग लाइक दैट आप ले लो। एफ वाई भी आपके पास, एफ सी प्राइम भी है, और उसने एक डिफ्लेक्शन का चेक दिया हुआ था जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा। H maximum is equal to span over 12। तो ये आपके पास H की एक वैल्यू आ गई 500। दूसरी H मिनिमम फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ये आपके बुक के अंदर फार्मूला L/16। ये हम स्लैब के अंदर भी यही फार्मूला लगाते हैं। वहां से आई आपके पास 375। तो 375 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम 500 की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने तो H सिलेक्ट कर लिया, वो 500 सिलेक्ट कर लिया। D फाइंड करने का तरीका H-75, और आगे हम यू फाइंड करने का ये फार्मूला WL²/8, जो आप लोग टिपिकल यूज करते आ रहे हो। यही फार्मूला यूज करते हो ना आप? जी जी। यही करते हैं। ये सिंपली स्पॉटेड क्लियर, ये भी याद रखना, अगर किसी ना कहीं केस में जाके आपकी ये चीज चेंज हो जाए तो फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाता है। और उस फार्मूला देखने के लिए आप लोगों ने स्ट्रक्चर 2 में बुक पढ़ी होगी आरसी हिबलर की। आरसी हिबलर के सबसे एंड वाले पेजेस के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपके पास एंड जी जी। कंडीशंस की बेसिस स्फीयर के और मोमेंट के इकट्ठे फार्मूलाज गिवन है कि आप लोग ऐसे तंग होते हो तो वो कम से कम वो पीडीएफ बना के आप लोगों ने अपने पास रखी हुई है, बुक पास हो। सही। अच्छा, उसके बाद डी मिनिमम, जी जी कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, डी मिनिमम फॉर सिंगली इन्फोर्समेंट फाइंड कर लेते हैं हम। डी मिनिमम आपके पास आ रहा है सिंगली, ये फॉर्मूला आपके पास है, ये आ गया 506। तो जो हमने डी सिलेक्ट किया था वो छोटा डी मिनिमम के साथ, तो ये भी एक चेक होता है कि हम डबली रीइंफोर्स की तरफ जाएंगे। अगर आपका डी बड़ा आ जाता है डी मिनिमम से, तो फिर तो जाहिर है हम सिंगली रीइंफोर्समेंट की तरफ ही जा रहे होते हैं जो आप पहले काम कर रहे होते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया उसमें ये वाला चेक हमने इसलिए नहीं लगाया कि वो हमारे पास एनालिसिस का था। एनालिसिस में आपको पहले से ही पता होता है कि ये सिंगली रीइंफोर्स है या डबली रीइंफोर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजाइन हुआ होता है। आपने किसी एक बंदे ने डिजाइन कर दिया। आप लोग कल में एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आई है। एक रियल टाइम एग्जांपल इसकी होती है एनालिसिस की, कि फॉर एग्जांपल किसी एक में आप में से किसी एक बंदे ने डिजाइन कर दिया और वो अपने कोलीग से कहता है कि यार आप इस ड्राइंग का मुझे अप्रूवल ले दें, आप उसको एक दफा काउंटर चेक कर लें। इसी तरह में से किसी ने कोई घर वगैरह बनवाना हो तो आप लोग अपनी ड्राइंग्स किसी भी अथॉरिटी में देते हैं, जैसे जो लाहौर वाले हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में देते हैं,
और जो मुल्तान वाले हैं वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में देते हैं, तो वो भी आपके जो ड्राइंग होती है, डिजाइन होता है, वो भी उसका एनालिसिस करते हैं और आपकी ड्राइंग्स को वो ओके करते हैं। तो अब हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वाला चेक लगाया कि डी आपका छोटा होना चाहिए डी मिनिमम से, तभी आप इसको डबली रीइंफोर्स डिजाइन करेंगे। अगर ये आपका डी बड़ा आ जाता तो फिर आप इसको डी मिनिमम और फिर आप इसको चैप्टर 3 पे जाके और सिंगली रीइंफोर्स के तरीके से डिजाइन करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, अदरवाइज फील्ड में जब आप रियल टाइम डिजाइन कर रहे होते हो फिर आपने इन्हीं तरीकों के ऊपर चलना होता है। अब हमारे पास केस 1 था, केस 1 के अंदर उसने आपको ये एक लिमिट दी हुई थी, जो आपका रो माइनस रो डैश है, ये पूरे फैक्टर को कंफ्यूज, इस पे जो भी गिवन है इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जो आपका रो बी है ना उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो मेरे पास रो बी मेरे पास जो भी आएगा इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये जितना भी फैक्टर है ना ये वाला मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। भाईजान केस 1 से क्या मुराद है? यार बुक में इस क्वेश्चन में उसने आपके पास 2 केस दिए ना, केस से मुराद ये है कि आप उसने एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, एक में कुछ और कंडीशन लगा दिया, दूसरे में कुछ और कंडीशन लगा दी। जो पहले आपको केस 1 2 बताए थे वो और चीज थी, आप इसको क्वेश्चन 1 लिख लो यार। ये आप ये समझ लो कि ये 2 क्वेश्चन हैं जो एक स्टेटमेंट में दे दिए उसने। ओके पार्ट 1 है अभी हाँ पार्ट 1 समझ लें, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे रो बी फाइंड कर लेना। रो बी फाइंड करने का फॉर्मूला आपके बुक में गिवन है, या आपने यहाँ पे बीटा 0.85 आ गया आपका, उसने स्क्वायर करके लिख दिया, ये आपके पास आ गया रो बी। और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बुक में आपको उसने क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया ये आपके पास उसका आ गया आंसर। जब उसका आपके पास आंसर आ गया, अब आपने ये एक ही फॉर्मूले से हमने निकाला हुआ है। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ एंड के ऊपर कि ये हमने किस फॉर्मूले से निकाला है। जो हमारे पास केस 1 केस 2 बनते हैं ये हमने उसी फॉर्मूला से जाकर निकाला है एनालिसिस वाले। खैर आप इन दोनों को इक्वल एक दूसरे के इक्वल रख के आप लोगों ने यहाँ से इसको एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास और ये आपके पास, ये हमने 300 हमने क्या डिसाइड किया था बी। आपको पता होगा हमारे पास एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू बी एच। तो ये आपके पास जो ये हमने डी फाइंड किया था ये वो है, और ये आपके पास बी था 300, और ये आपके पास रो है जो हमें इसको डिजाइन में लेनी है। ठीक हो गया? समझ आ रही है ना भाइयों? नहीं आ रही तो भी बताओ यार, हम कौन से आ रही ये एम जफर एरिया या स्टील किसी का दूसरे फॉर्मूला जो है रो बी एच है, तो हमने तो बी डी पुट किया 425 डी जब नहीं। भी आप मेरी चलेंगे इस पे आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, ये आपकी सारी जिंदगी की कंफ्यूजन अभी दूर हो जानी। जब आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि मैंने प्रोवाइड कितना करना है, तब आपने करना बी डी, रो इंटू बी डी। ठीक हो गया। और जब आपने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का चेक लगाना है ना, उसमें आपकी रो की वैल्यू आएगी 0.002, स्लैब के लिए, कंक्रीट के लिए 0.008, जो भी रो की वैल्यू होगी उसके साथ बी एच आएगा। मिनिमम के फॉर्मूले में बी एच आता है, और जो आपने कैलकुलेट करके प्रोवाइड करना होता है उसमें बी डी आता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये उसने टेंशन स्टील इज यील्डिंग विद सफिशिएंट मार्जिन, ये उसने इसी से वो निकाला है कि जो इसका चेक ये है कि ये वाला जो आपका आंसर है ये इससे छोटा है तो आपके पास जो यील्ड का आ रहा है ये टेंशन में ये यील्ड का आ रहा है। अगर ये बड़ा आ जाता तो हम इसको कंप्रेशन में यील्ड कर देते। ये इस तरह का सवाल बोंगी सवाल होता है जो कि कभी नहीं आता डिजाइन में, आपको इसका पार्ट 2 टाइप की क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अभी हम कर रहे हैं तो हमारे को ऐसा रहना चाहिए। हम ये उसने उसी की बेस पे जाके कहा कि रो आपका जो छोटा आया जो आपका रो बी था तो टेंशन स्टील आपका यील्ड कर रहा है। ये सिंपल वो पहले वाला ही फॉर्मूला ए फाइंड कर लेना, सी और सिग्मा वाई फाइंड कर लेना, फिर उसके ऊपर हमने उसी का चेक लगा देना। ये कंप्रेशन का भी हमने चेक कर लिया, कंप्रेशन स्टील इज नॉट यील्डिंग, हमारे पास एक ही स्टील यील्ड कर रहा है टेंशन का। अगर आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे चेक लगाना है ना, ये देखें उसने यहाँ पे ई वाई फाइंड कर लिया, ई एस डैश का चेक लगाया, आप यहाँ पे खुद लगा सकते हो सिग्मा एस का चेक, और वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका टेंशन स्टील ही यील्ड करेगा। ठीक हो गया? बुक में उसने
आवाज चली गई है आपकी। अब आ रही है आवाज? अब आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस फॉर्मूले से हमेशा कंफ्यूजन ही रहनी है कि यहाँ से हमें किस तरह पता चल गया जी टेंशन स्टील यील्ड कर रहा है। तो आप लोग क्या करो, आप ES फाइंड करके उसको इसके साथ कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेंशन स्टील यील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ अगर ये समझने के लिए। फॉर्मूला वही जो हमने पीछे ड्राइव किया एनालिसिस में, वही वही लगा है। 0.003 इंटू D माइनस C ओवर C। ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? इसी तरह यहाँ पे उसने फिर आगे ये कंप्रेशन के लिए भी उसने चेक कर लिया, कंप्रेशन स्टील यील्ड नहीं कर रहा। FX का फॉर्मूला उसने लगाया, EX इंटू वो जो आपके पास आ रही होती है वैल्यू। आपके पास फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हम फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाते थे ES डैश इज इक्वल टू FS डैश। तो यहाँ से हमने FS डैश फाइंड करना है, इसको जाके ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास FS डैश आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे वाले फॉर्मूले में आपको आपके पास एरिया मौजूद है, आप इस रंडी रोने में डलना है, ठीक है, नहीं डलना तो भी ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास कौन सा स्टील यील्ड कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट उसका स्टील कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे भी उसने यही किया कि उसने कंप्रेशन स्टील का ये एक मिनट, अब वो इसी फॉर्मूले को यूज करके उसने कंप्रेशन का जो एरिया उसको लैदा कर लिया, टेंशन वाला उसने एक तरफ कर दिया और इसने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे जाएंगे, उसने मूवमेंट एक हमें पहले पता था, जो हमारे पास टोटल मूवमेंट आया था वो MU था, 315 आया था। यहाँ पे वो यही करेगा कि टोटल मूवमेंट में से जाके वो हमारे पास एक टोटल एरिया फाइंड कर लेगा। यहाँ से हमारे पास एक टोटल एरिया आ गया जो हमने टेंशन या कंप्रेशन में देना। इधर गया यार, एरिया 315 एरिया स्टील हमने यहाँ पे अनो रख लिया, और जो हमने टोटल एरिया था ये फॉर्मूला हमने उसी तरह ड्राइव कर लिया। ये आप बुक में जाके फॉर्मूला पकड़ के देखोगे ना, तो आप लोगों ने बस वही किया है कि फॉर्मूले में दो चीजें कॉमन ले लेनी है। पेज 122 पे जाओगे, वहां पे जो फॉर्मूला इतना लंबा लिखा हुआ है, फॉर्मूला दो फॉर्म्स में लिखा हुआ है। उसमें से आप एरिया स्टील और AS को कॉमन लेके, जो आपकी बुक में क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है ना, उसमें से आप उसको उस तरह कर लोगे, कॉमन निकालोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बचेगा। यहाँ पे AS माइनस वो फॉर्मूले में जो हिस्सा था वो पुट करोगे, यहाँ से आपको एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। और एरिया ऑफ स्टील जब मिल जाएगा तो इसको पिछले वाली इक्वेशन में, जो पिछले पेज के ऊपर इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। पुट करोगे तो आपके पास ये एरिया ऑफ स्टील फॉर कंप्रेशन भी आ जाएगा, और FX आप दूसरी साइड पे ले जाओ। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दो एरियाज निकले हैं, एक सिंपल वाला टेंशन वाला और एक कंप्रेशन वाला। ये दो आगे आगे बाहर से लिख दी आपका। ये पहला जो पार्ट था सवाल का वो हो गया शमटम। ये आगे उसने उसकी डायग्राम बना दी है, ये आप लोग देख लें। डायग्राम केस 2 में ओवरव्यू कर दें बस, डायग्राम जो है। डायग्राम ओवरव्यू कर देते हैं। हम स्टील देख लेते हैं, स्टील हमारा क्या आया था। स्टील में आया था 3 बार 25 नंबर की और 3 बार 20 नंबर की टेंशन में। तीन बार 25 नंबर की, 3 बार 20 नंबर की। और ये एक रूल रख लें, जो बड़ी बार का डाया होता है, वो बार जिसका डाया ज्यादा हो वो आपने बॉटम पे ही देना होता है। चाहे यहाँ पे अभी मेरे पास 3 लेयर भी आ रहा होता है, जो बड़ा डाया होगा वो नीचे होगा। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप 3 बार 6 की 6 बार सेम डाया की दे देते डबल लेयर में। ये जरूरी नहीं होता कि आपने डाया में डिफरेंस लेके आना हो, लेकिन करना हमने, हमारी मजबूरी बन जाती है थोड़ी सी कि हमने स्टील भी कंट्रोल करना होता है। मैक्सिमम से भी ज्यादा नहीं ना करते ना। आपके पास एरिया ऑफ स्टील ये है, जब आप रियल टाइम जाके 25 नंबर बार का एरिया देखोगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर 20 नंबर बार का एरिया निकाल के उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा देना। जब आप उनको ऐड करोगे वो तो कुछ 2300-2400 के करीब करीब आ रहा होगा। इतना मार्जिन हो जाता है, मसला नहीं। मेरे ख्याल लेकिन 510 एरिया होता है 25 नंबर बार का। फील्ड में कंफ्यूजन भी तो बहुत होती है ना। 20 नंबर का जो डाया है और 25 नंबर का तकरीबन इतना फर्क भी नहीं होता देखने में। देखने में फर्क नहीं होता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको वैसे ही पता चल जाता है। 25 तो नंबर अगर का मतलब 25 नंबर का मतलब 1 इंच बन जाता है ना। ये MM में हम डाया लिख रहे हैं। ठीक है। 25.4
mm 1 इंच के बराबर होता है। तो ये 25 नंबर बार का मतलब आपके पास 1 इंच वाला डाया बन जाता है। तो ये 510 उसका एरिया 3 बार्स का मतलब 1500 एरिया तो इसका ही आ गया ना। और बाकी आपके पास पीछे एरिया बच जाता 700 800, तो वो आपने 20 नंबर की बार डाल दी। 20 नंबर का एरिया में 450 के करीब करीब होता है कुछ। कैलकुलेट एरिया करना आसान है, आपका पाई डी स्क्वायर बन जाता है, वहां से जाके आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और इसी तरह हमारे पास कंप्रेशन में एरिया आपके पास आ रहा था 1260, आपने 2 बार 25 नंबर की दे दी, 1000 का एरिया तो यही बन गया 1020 का। और 15 नंबर का एरिया कुछ 300 के करीब होता है, मुझे अब याद नहीं है 259 के 300 है। तो वो एरिया आप ऐड करोगे वो 1259 से ज्यादा ही होगा। वो आपने ये ऊपर दे दी है 2 बार ये 25 नंबर की। और ये 2 बार आपने हमेशा देनी ही देनी होती है, इनको हम हैंगर बाल बोलते हैं। ये इस दफा फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब आपने सिंगली रीइंफोर्स किया था उसमें भी आपने ये वाली 2 बार्स दी होंगी, इनको हैंगर बाल बोलते हैं। अगर आपका कंप्रेशन में एरिया आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है ये 2 बार्स तो आपने 10 नंबर की या 15 नंबर की लाजमी देनी है। लेकिन इस केस में आपका एरिया की ये इस तरह आ रही थी तो हमने वही बार्स प्रोवाइड कर दी। ये 300 आपके पास विड्थ आ गई उसकी जो बी थी, और जो आपके पास, तो यार एक मिनट जूम आउट करना था, और ये 425 उसने आपका डी लिख दिया, और ये डी उसने गलत लिखा है। ये डी आपका बनता है टॉप से लेके ये बॉटम वाली बार के सेंटर तक। और ये आपका 40 का क्लियर कवर ये है, 40 का क्लियर कवर ये है, और 40 का क्लियर कवर ये है। हर साइड से हमने 40 का क्लियर कवर दिया। ठीक हो गया। ठीक अब जब हम इसी का, ये तो ऊपर वाली डायग्राम तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल आती है ना, जब हम नीचे वाली साइड पे आते हैं तो फिर हमें एक ही बार नजर आ रही होती है। बीम आपका लेंथ में डाला हुआ है, ये आपके पास टॉप में बार आ रही है ऊपर वाली, और ये जो बॉटम में बार आ रही है। अब आप देखोगे जो हमने ऊपर वाली लेयर में बार डाली थी ना, वो 20 mm वाली, वो हमने कर्टेल कर दी है, थोड़ी सी काट दी, वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बस वो प्लेस की है। और जो बॉटम लेयर में बार थी वो हम कॉलम के अंदर तक इंसर्ट करते हैं। ये कितनी इंसर्ट करनी होती है, यहाँ ये कितना हिस्सा काटना होता है, ये हमारे पास बकायदा आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये L/3 का फार्मूला एक होता है, L/6 का फार्मूला भी होता है, L/3 इस तरफ से, L/3 इस तरफ से। ये काफी डिटेल आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, केस 2 में उसने कहा था कंप्रेशन स्टील विल नॉट बी एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील पार्ट 2 में। चलिए जी, हम यहाँ पे आगे हमने रो मैच वाला काम कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आया है मोमेंट कैपेसिटी आया था सिंगली रीइंफोर्स। सिंगली रीइंफोर्स का मतलब ये है कि आपके जितना भी टेंशन है वो फोर्सेस हैं वो सारी टेंशन में आ जाएंगी, आपने टेंशन कंट्रोल डिजाइन करना है। लेकिन अभी भी चूंकि हम डबली रीइंफोर्स कर रहे हैं तो अपने कंप्रेशन में मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रख देना। तो आपने ये सबसे पहले यहाँ से रो फाइंड कर लेना है, रो इज इक्वल टू रो मैक्स रखेंगे, एरिया ऑफ स्टील 1 आ जाएगा आपके पास। ये देखिए जो मैं बात आपसे कर रहा था, बी इंटू डी करते हैं, तो बी इंटू डी करके हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, आपके पास वो आ गया। फिर आपने ए फाइंड करना है। इसमें ए फाइंड करने का डिजाइन में तरीकाकार आपके पास ये है, ये 3/8 आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.375 ही बन जाएगा, जो कि आप टेंशन कंट्रोल का चेक भी लगाते हैं। ये आपके पास 135 आ गया ए की वैल्यू। आगे जाके अब एक इसी वैल्यू को इसमें यूज करेंगे, मूवमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें हम टेक्निक ये लगा रहे हैं कि हम जो टोटल मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट से हम कंप्रेशन वाला मूवमेंट अलहदा कर लेंगे, टेंशन वाला मूवमेंट अलहदा कर लेंगे, और उनके अगेंस्ट पहले टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। टोटल एरिया में से टेंशन वाला या कंप्रेशन का कोई एक एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरे का एरिया आ जाएगा। एक ये इसकी सिंपल टेक्निक है क्वेश्चन की, डिजाइन की। ये देखो यहाँ पे हमने मूवमेंट वन लिखा है, एक मूवमेंट आपके पास आ गया, उसको टोटल 315 से माइनस किया तो हमारे पास दूसरे का मूवमेंट आ गया। जब दूसरे का मूवमेंट आ गया तो फिर हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील दूसरे के लिए फाइंड कर लेना है, मूवमेंट 2 कंप्रेशन के लिए, वो आपके पास 168 आ गया। ये देखिए एरिया 2 आपके पास आ गया। अब दोनों एरिया को ऐड किया तो आपके पास टोटल एरिया आ गया। फिर टोटल एरिया आ गया तो जो ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू से आपने एफ एस प्राइम फाइंड कर देना, और ये
कंप्रेशन स्टील इज नॉट यील्डिंग। कंप्रेशन स्टील का हमने चेक तो लगाया नहीं था, ये इसने यहाँ पे स्टेप छोड़ दिए। मेरे ख्याल में ये आपके बुक में ये वाले स्टेप पूरे हुए हैं। आप लोग इसको देख लेना, अगर ना समझ आई तो फिर मुझसे ये वाला मीटिंग हम दोबारा रखने में मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर हाँ, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही रिवाइज करने की ऐसे ऐसे मुझे याद है जरूरत नहीं है। आप लोग इसको जरा पीछे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लो ना। सबसे पहले हमने रो निकाल के एरिया ऑफ स्टील टेंशन का निकाल लिया। टेंशन का हमने इसमें शर्त ये पड़ी थी, कंडीशन ये थी कि कंप्रेशन का स्टील मिनिमम हो। कंप्रेशन का स्टील मिनिमम होने की अल्टरनेट जो बात हमें समझ में आती है कि फिर टेंशन का स्टील मैक्सिमम होगा। टेंशन की रेशो रो हमने फाइंड कर ली, रो जो हमने प्रोवाइड करनी थी वो हमने रो मैक्स से रख के रो फाइंड कर ली, और ये हमने टेंशन का स्टील फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। और फिर हमने यहीं से ए भी फाइंड कर लिया। जब अब हमने ये एक वाला काम कर लिया, उसके बाद हमने मूवमेंट निकाल लिया, टेंशन में कितना मूवमेंट आ रहा था। यहाँ पे जो हमने एफ वाई निकाल यूज किया वो भी टेंशन वाला यूज किया, एरिया भी टेंशन वाला, और यहाँ से डी माइनस ए यूज करके हमने मूवमेंट निकाल लिया जो हमारे पास मूवमेंट आ रहा है टेंशन में। फिर इस मूवमेंट को टोटल मूवमेंट से माइनस किया तो हमारे पास मूवमेंट वो आ गया जो कंप्रेशन में आ रहा है, मिनिमम मूवमेंट। तो फिर कंप्रेशन में हमने वही मूवमेंट यूज करके हमने कंप्रेशन का एरिया निकाल दिया। अब जब टोटल एरिया फाइंड करना है तो दोनों एरियाज को ऐड कर दो, आपके पास टोटल एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्टील। ए आपके पास पहले था, ये आपने ये वाला काम करना है कर लो, नहीं करना जरूरी नहीं है। एरिया आपके पास आ गया, एफ एक्स आप यहाँ से फाइंड कर लेते हो। आपके पास दोबारा एक चेक लग रहा है कि जो आपके पास एफ एक्स आया वो एफ वाई से छोटा है, मतलब कंप्रेशन स्टील यील्ड नहीं कर रहा। और अगर ये बड़ा आ जाता तो कंप्रेशन स्टील भी यील्ड कर रहा होता, तो उसका हमें बुक में आगे अल्टरनेट सोल्यूशन ये मौजूद नहीं है कि अगर ये चेक नॉट होके आता तो फिर हमने क्या करना था। तो जो भी ये चीजें हों फिर हम उनको लीव कर देते हैं। कंप्रेशन स्टील इज नॉट यील्डिंग, उसने दोबारा एफ वाई को यूज करके 337 का प्रोवाइड कर दिया। ये जरूरी नहीं है आपका 668 के ऊपर भी जब आप 3 बार 20 नंबर की दोगे वो एरिया 735 से खुद इंक्रीज हो जाता है। वो ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह इसने उसके भी फिगर बना दिया और यहाँ पे आपका सवाल सिमटम हो जाता है। अब बताओ जो नहीं समझ आया। मतलब ए एस डैश जो पहले निकाला था हमने वही हम रखें, ये जो निकाला हुआ है 668 इसी को फाइंड। ES डैश आपका ES डैश आपका एनालिसिस का काम था, डिजाइन का नहीं है वो। नहीं, मैं ए एस डैश की बात कर रहा हूँ, सामने 668 मिलीमीटर आया है। हाँ जी बिल्कुल। अब इसने बुक में तो आगे उसने किया हुआ है ए एस डैश रिवाइज किया हुआ है, तो वो ना करें हम लोग। अच्छा चलें, वो हम यही तो मैं बात कर रहा था आपसे। ये देखें अभी उसने यहाँ पे ये हमें लाइन लिखी है, अज्यूमिंग कंप्रेशन स्टील इज यील्डिंग। हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। एरिया आ गया। एरिया आने के बाद वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे उसने ये चेक लगाया कि आपका जो एफ एक्स है कंप्रेशन में जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। वो आई है 380, जो कि लेस है एफ वाई मेरे पास 420 था। हमें पता चल गया कंप्रेशन स्टील यील्ड नहीं कर रहा। ठीक है। पहले हमने अज्यूम किया था कंप्रेशन स्टील यील्ड कर रहा है, अब हमें पता चल गया कंप्रेशन स्टील यील्ड नहीं कर रहा। तो फिर जो आपने एरिया को रिवाइज करना वो एक आपका फैक्टर बन जाता है रेशो का, एफ वाई ओवर एफ डैश ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये 737 बन जाता है। और अगर ये यहाँ पे आ जाता कंप्रेशन स्केल इज यील्डिंग, ये वाला इससे बड़ा हो जाता तो फिर आप ये वाला एरिया यूज करोगे, जाहिर है। तो मैं एक वैसे बात बता रहा था कि रिवाइज करने के बाद एरिया में इतना फर्क नहीं आता। आप 3 नंबर बार का बुक में 20 नंबर बार का एरिया देखो, मैं आपको बता ही देता हूँ। चार सौ अस्सी है शायद। 20 बुक में 20 नंबर बार है ही नहीं, ये वो लिखी हुई है। 22 नंबर का एरिया आपके किसका पास है 387 और 19 नंबर का 284 यूएस बार नंबर लिखे हुए। तो वो यही बात कर रहा हूँ कि आपका जो एरिया आएगा वो 3 नंबर बार के ऊपर भी 735 से भी बढ़ जाता है। एक एक्स्ट्रा स्टेप पे कर देना चाहिए वैसे, क्योंकि वो यही वाला सीन वो टेंशन के साथ तो नहीं करता। हमने तो पहले ही सोचा आपके पास एरिया मिनिमम, ये हमने ये वाला जो मूवमेंट एरिया निकाला ये तो मूवमेंट के हिसाब से निकाला।
जितना मूवमेंट आ रहा था ये वाला एरिया तो मेरा मूवमेंट के हिसाब से है, ये मैंने चेक लगा कर निकाला। फिर भी छोटा सा स्टेप है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। रेशो के साथ जो आपका एरिया है उसको मल्टीप्लाई करा दो, अगर वो यील्ड नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो फिर ये ऊपर वाला ये कुछ भाई वो पूछना है तो पूछ लो यार, मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ घंटे से। ठीक हो गया बस ठीक है, हो गई समझ। ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह देगा सर। तो आप में से पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं याद, किसी एक भाई का नंबर मेरे पास है, या बासित को आप कह देना दोबारा क्लास कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कल बस समझ आनी चाहिए। कोई इस कर ले, उसके बाद देखते हैं। चलें जरूर, चलो जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए आप लोगों को। करें जी एंड क्लास को, खत्म हो बासित साहब। ओके सर। हाँ जी कर दो, रिकॉर्डिंग कर ली है ना तुसी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गई। चलो सही है। ते रिकॉर्डिंग अपना फराज भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, अब्दुल्ला बदर ने रिकॉर्डिंग की थी, अब्दुल्ला बदर ने। चल ठीक हो गया सर। हाँ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत बहुत मेहरबानी फराज भाई। नहीं कोई गल नहीं, बस दुआवां च याद रखो, और कुछ नहीं चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा जी। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਟੋਕਦੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ। ਬਾਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਖੈਰ ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मैं